तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें कवर अप करेंगे जिसके बारे में आज आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दिया जाएगा। एंड वेब जो भी आपका होता है, जो भी आपकी वेबसाइट्स होते हैं, जो भी आपके वेब पेजेस होते हैं, उसकी जो बिहाइंड द सीन्स वाली फंक्शनिंग होती है कि रिक्वेस्ट कैसे जाती है, कैसे चीज़ें आपको विजिबल होती हैं, वो सब आज यहाँ पे आपको प्रखर बताएगा। आई जस्ट गिव यू ओवरव्यू ऑफ द एंटायर कोर्स और द बूट कैंप, जिससे आपको समझ में आ जाएगी किस दिन हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं एंड व्हाट ऑल वी विल बी कवरिंग इन दिस ड्यूरेशन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नई जो भी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है वेब डेवलपमेंट के एरिना की, उसके बारे में सीखेंगे। जो भी बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, जिसको कोडिंग का सी भी नहीं आता ना, डू नॉट वरी, यहाँ पे वील जस्ट गेट यू कवर्ड। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, HTML CSS से, बहुत ही बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, जिससे एट द एंड ऑफ दिस बूट कैंप आपके पास अपना एक डायनेमिक वेब पेज होगा खुद का बनाया हुआ, विच यू कैन जस्ट फ्लॉन्ट एनीवेयर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इनसाइड दिस बूट कैंप, वील जस्ट हैव अ लुक। तो सबसे पहले अगर आज की बात करें जो कि 11 सितंबर है, सबसे पहले हम आज कवर करेंगे कि हाउ द वेब वर्क्स। कोई भी वेब पेज या वेबसाइट में किस तरह से रिक्वेस्ट जाती हैं, किस तरह से वहाँ पे बैक एंड प्रोसेसिंग होती है, उस सब के बारे में आज आपको प्रखर बताएगा। फिर हु इज अ क्लाइंट, व्हाट इज अ सर्वर, एंड इनके बीच की जो कम्युनिकेशन होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेशन दैट विल बी टुमारो, इसमें हम HTML एंड CSS के बारे में पढ़ेंगे। HTML जो होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है एंड लाइक CSS एंड HTML को कंबाइन करके हम एक बेसिक स्टैटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। एंड किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, HTML CSS क्या होता है, इसमें कौन सी फंक्शनैलिटीज होती हैं, क्या किस तरह से काम करता है, इसके बारे में we'll be discussing. Moving on, this is a representation like we have compared HTML or the structure of a website to the human body. अगर हम HTML की बात करें तो वो बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाता है जैसा कि स्केलेटल सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। एंड विल बी कंबाइन HTML एंड CSS, वहाँ पे हम एक फर्निशिंग देते हैं, यानी उसका जो प्रेजेंटेशन पार्ट होता है, दैट इज हमारी वेबसाइट किस तरह से दिखेगी, उसमें कलर किस तरह का होगा, फॉन्ट किस तरह का होगा, सो कंबाइन करके हम एक स्टैटिक वेब पेज बनाते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, 14 सितंबर को प्रोजेक्ट बेस्ड डिस्कशन होगा कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाओगे, किस तरह से बनाओगे, कौन सा टेक स्टैक यूज करोगे, एंड आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, कंसर्न्स हो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, वो आप डिस्कस कर सकते हो हमसे 14 सितंबर को। Now moving ahead, coming to JavaScript, this is a very important session as यहाँ पे आप सीखोगे कि आप जो स्टैटिक वेब पेज बना रहे हो उसे आप डायनेमिक किस तरह से कर सकते हो, उसकी जो डायनेमिक फंक्शनैलिटीज है वो किस तरह से आएंगी उसमें। So on 16th we'll be having an international collab that is with the German University in Cairo, Egypt. So we'll be having a special guest speaker from there with like he has 3 years professional experience in JS. So yeah, it's going to be a fun session for all of you guys and something new that you explore. So he'll be talking about APIs and stuff like that. So I will recommend that all of you must join this session to explore something new. Now moving on to the next part. So this is how everything works. सबसे पहले हमने HTML से स्केलेटल सिस्टम बनाया, HTML एंड CSS से साथ में कंबाइन करके हमने उसकी प्रेजेंटेशन पर काम किया। जैसे कि हमारी ऐसा समझो कि HTML जो है एक बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है, CSS जो उसके ऊपर एक स्किन एंड टिश्यूज एंड फर्निशिंग प्रोवाइड करती है, एंड जब कंबाइन होता है तो उसकी फंक्शनैलिटी आती है, दैट इज बॉडी मूवमेंट, डायनेमिक वेबसाइट, दैट इज हाउ अ वेबसाइट बिकम्स डायनेमिक विद द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो आफ्टर दिस 18th को जो भी आप हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे उसकी डायनेमिक जो भी आप उसकी डायनेमिक फंक्शनैलिटी थी उसके ऊपर काम करेंगे, जो भी आपकी फाइनल प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करेंगे कि आप कहाँ तक पहुंचे। अगेन यू कैन डिस्कस योर क्वेरीज एंड डाउट्स एंड after this is going to be a very important session. I will suggest none of you should miss this. यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट या वेब पेज जो भी आपने डिजाइन किया उसे आप होस्ट कर सकते हो, उसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हो सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड, एंड इस लिंक को आप कहीं भी पेस्ट करके यू कैन जस्ट फ्रंट ऑफ योर प्रोजेक्ट एनीवेयर। इसके बाद फाइनली 22 सितंबर को आपको कोई भी कंबाइंड डाउट्स हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी कवर अप हुआ है, वी विल बी रिजॉल्विंग देम। एंड now this is the best part of the bootcamp. We'll not let your efforts go in vain. We literally care for your time and energy and the efforts that you will be putting in. So we'll be providing you with a certification from GDSC that okay, this person has
basic knowledge of HTML, CSS, and JavaScript. So that is something that you'll be getting from our side with a stamp of GDSC on that. And finally, considering the criteria for certificate, first of all is registration. So I would like all of you to know that we'll be closing the registration form today at 10 p.m. The registration form is just to track your progress. Okay, so that everything, we just know how many of you have enrolled, how many of you are working with us, and at the time of imparting the certificate, we have your data with us so that we can easily, just fill out your details and just distribute your certificates to you. Now, attendance is a little bit of concern, because if you are attending our sessions, that is how you are becoming a part of our community. So yeah, you need to be present in all our sessions. Deployment, we'll be releasing a form at the end of the boot camp where you'll have to provide your deployment link so that we can see what all you have done in the boot camp up till now, and we can just visit your site or the web page that you have made. Coming to the GitHub link, so yeah, tomorrow, that is on 12th, Ashutosh will be teaching you how to create a repository on GitHub, how you will be uploading your work on GitHub, how you'll be working there, so that we can keep a track of your progress, that whatever you have done, you're doing it on a daily basis, and it's not like something you just picked it up from somewhere and you just twisted it. So इस तरह से पूरी काम करेगा पूरा हमारा boot camp. So that is all from my side. Now I will just hand it over to Prakhar, who will just let you know how the web works, and he'll take forward the session. थैंक यू आद्या. सो पहले तो बताओ मेरी स्क्रीन वगैरह सब शेयर हो रही हैं? हाँ, शेयर हो रही है प्रकाश. मेरी ऑडियो क्लियर है? यस. So hello everyone, my name is Prakhar Sharma. I am GDSC core team member ABS IT. So today आज का टॉपिक है हमारा हाउ वेब वर्क्स. तो तुमने सबने वेबसाइट स्क्रॉल की होंगी, या किसी ने डिप्लॉय की होगी, या बनाई होगी नॉर्मल तुमने वेबसाइट. तो वो वेबसाइट एक्चुअली वेब पे आई कैसे, और अगर आ गई तो डिप्लॉय करने के बाद उसने कम्युनिकेट कैसे किया इंटरनेट से, ठीक है, और उसने जो उसे रिसोर्सेज चाहिए वो कैसे उसने एक्वायर करे. तो ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सो आज की कंटेंट्स क्या है? व्हाट इज़ क्लाइंट एंड व्हाट इज़ सर्वर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, हाउ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वर्क्स, and how when resource is acquired and then provided to you to the client, and types of requests and what are cookies at the last. ठीक है. So first point, what is a client? मतलब यहाँ पे मैंने बोला क्लाइंट और सर्वर में कम्युनिकेशन, जैसे आद्य ने बताया कि क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं. तो अगर किसी को बताओ व्हाट इज क्लाइंट, तो बताओ कि अगर वेब के कंटेक्स्ट में देखें तो व्हाट इज क्लाइंट है? Application or a machine which requests for a kind of service. हाँ, पहले ही रिस्पॉन्स एकदम सही आया कि मतलब बेसिकली अगर एकदम सिंपल देखें तो मशीन दैट यूजेस सर्विसेज फ्रॉम द यूजर, सॉरी फ्रॉम द सर्वर. ठीक है, सर्वर से हमने कुछ मांगा, सर्वर ने हमें वो दिया, तो उसको जो यूज करती है मशीन, दैट इज आवर क्लाइंट. ठीक है. तो आपकी सबकी मशीन पे कोई ऐसा जरूर सॉफ्टवेयर होगा जिससे तुम वेब एक्सेस कर पा रहे हो, वेब के रिसोर्सेज तुम यूज कर पा रहे हो. तो ऐसा है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तुम्हारे डिवाइस पे, तुम्हारे एंड्रॉइड पे या तुम्हारे लैपटॉप्स पे? कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऐसा प्रोग्राम हो जिससे तुम वेब को एक्सेस कर पा रहे हो, है ना? Chrome. हाँ, एकदम सही. ब्राउजर सादा थिंग आई वाज लुकिंग फॉर. सो ब्राउजर्स होते हैं काफ़ी सारे, जैसे क्रोम हो गया, और अपना ओपेरा मिनी हो गया, और फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. तो ये सब दीज आर द सॉफ्टवेयर, दीज आर द प्रोग्राम्स रिटन ऑन आवर मशीन टू एक्सेस द वेब. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज द ब्राउजर, सेकंड पॉइंट प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द मशीन, थर्ड पॉइंट फ्रंट एंड. ठीक है. फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड वो होता है जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई देता है, वो नहीं होता कि कैसे दिखाई दिया तुम्हारी स्क्रीन पे. फ्रंट एंड इज द स्टैटिक पार्ट व्हिच वी सी ऑन आवर स्क्रीन.
ठीक है, तुमको ये पीपीटी दिखाई दे रही है, तुमको ये नहीं दिखाई दे रहा कैसे ये पीपीटी का कोड, पीपीटी दिखाने के लिए ऐसा कोई कोड लिखा होगा जैसे पीपीटी हमें दिखाई दे रही है. यू आर सीइंग ओनली द स्टैटिक पेज व्हिच आई एम शोइंग टू यू. ठीक है, तो हियर फ्रंट एंड एंड क्लाइंट आर द सेम थिंग्स. ठीक है, क्लाइंट इज ओनली द मशीन दैट यू आर यूजिंग एंड इन दैट फ्रंट एंड इज द थिंग यू आर सीइंग. ठीक है, द डिस्प्ले यू आर सीइंग. सो 3 चीजें होती हैं उसमें, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट. इसके बारे में आज ने समझाया व्हाट आर दीज, तो इसके बारे में सेशन होगा बाद में, ज्वाइन करना. ठीक है, तो दिस इज द डिस्प्ले, दिस इज द इंटरफेस व्हिच वी सी ऑन आवर स्क्रीन एंड सेंड्स रिक्वेस्ट. फिफ्थ पॉइंट इज सेंड्स रिक्वेस्ट. व्हाट इज दिस? सेंड्स रिक्वेस्ट मतलब जो हमारा क्लाइंट होता है उसका काम होता है कि जो सर्वर से है, सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजना. अगर हमें कोई वेब पेज चाहिए, अगर हमें कोई डायनामिक वेब पेज चाहिए, पूरी वेबसाइट ही चाहिए, या कोई रिसोर्स चाहिए, कोई PDF चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें अगर चाहिए, तो client is the thing, the browser is the thing that sends request to the server. ठीक है, तो एंड 6 पॉइंट रीडिंग एंड राइटिंग कुकीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा, मगर अभी के लिए हमारे क्लाइंट पे स्टोर होती हैं कुकीज़ क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, 7th इज फ्रेमवर्क. अब अगर तुमने वेबसाइट बनाई हो तो तुमने तो नहीं लिखा होगा, मतलब ऐसा कोई कोड होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है. ठीक है, रिक्वेस्ट भेजने के लिए कोड की नीड होगी, तो ऐसे हमारे फ्रेमवर्क्स बनाए जाते हैं ताकि जो ये रिक्वेस्ट वाला कोड होता है ना, कि रिक्वेस्ट वाला कोड सब में सेम होता है कि हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, सर्वर पे रिस्पॉन्स आएगा, उसको एक्सेप्ट करना है. ठीक है, तो हमें ये कोड बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए बनाए हमने फ्रेमवर्क्स मोटिवेट्स कोड रीयूजेबिलिटी. तो हमें बार बार इतना ना लिखना पड़े, इसलिए फ्रेमवर्क्स बनाए, जैसे एंगुलर, रिएक्ट, Vue.js. ठीक है, दीज आर द फ्रेमवर्क्स वी यूज ऑन द क्लाइंट साइड. सो नेक्स्ट इज सर्वर क्या होता है? हमने क्लाइंट से रिक्वेस्ट तो भेजी हमने, ठीक है, हमने अक्रॉस इंटरनेट हमने रिक्वेस्ट भेजी, कहीं पे, कहाँ पे गई? वो सर्वर पे गई. सर्वर इज द वन दैट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट. ठीक है, सो दैट वाज द प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द मशीन. तो ये प्रोग्राम किस पे चलेगा हमारा? ये जनरली सुपर कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली. सर्वर काफ़ी ज़्यादा वैसा काम होता है जैसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स आ गए, तो फिर काफ़ी हैवी काम हो जाता है. तो सुपर कंप्यूटर्स आर जनरली यूज फॉर मेकिंग सर्वर प्रोग्राम रन ऑन द मशीन. ठीक है, सो जैसे उसमें फ्रंट एंड होता है, हेयर comes back end में भी back end is that we do not see, मतलब the connectivity or the communication that happens behind the scenes is called the back end. तो उसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे PHP से कर सकते हैं हम, C++, जावा हो गई, पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, ऐसी काफ़ी लैंग्वेजेस है जिससे हम बैकएंड बना सकते हैं. ठीक है, तो बैकएंड बना सकते हैं. बैकएंड से क्या होता है? बैकएंड से स्टैटिक डायनामिक बनता है. ठीक है, मेन मोटिव इसका यही है कि स्टैटिक को हमें डायनामिक बनाना है. तो डायनामिक कंटेंट और स्ट्रक्चर वेब पेजेस, हम पे वेब पेजेस है हमारे, डायनामिकली हमारे पे चीज़ें हैं, और हमारे पे फ्रंट एंड के वेब पेजेस हैं, तो उनको स्ट्रक्चर करने का काम किसका है? सर्वर का काम है. ठीक है, तो क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट एंड सर्वर सेंड्स रिस्पॉन्स. हम पे कुछ चीज़ आई, हमने किसी ने बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हमें वापस भी तो देनी पड़ेगी उसे जो चीज़ उसने मांगी है उसे देनी भी पड़ेगी. तो सर्वर इज द वन हु सेंड्स रिस्पॉन्स, हु रिवर्ट्स बैक टू द क्लाइंट विच ही हैज रिक्वेस्टेड फॉर. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, क्वेरिंग द डाटाबेस. सर्वर दो टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल सर्वर जो चीज़ें हैंडल करता है, और एक डेटाबेस. तो सर्वर डेटाबेस को क्वेर करता है जो रिक्वेस्ट हमने मांगी गई है उसके बेसिस पे, कि अगर ये कोई टेबल है हमारे डेटाबेस में जिसमें प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स लिखे हैं, तो यूजर ने बोला मेरे को ये चाहिए, कोई कोड लिखा उसने जिससे उसे टेबल की रिक्वेस्ट उसने करी, तो सर्वर इज द वन which will find in the database for that resource and request and revert back to the server, revert back to the client in the form of response. ठीक है, सो इट प्रोसेसेस यूजर इनपुट ऑल्सो. अगर तुमने कोई फ्रंट एंड पे तुम्हारा फॉर्म बनाया है तुमने कोई, तो उसमें तुमने यूजर नेम डाला, तुमने उसमें पासवर्ड डाला, तुमने उसमें ईमेल आईडी डाली, तो उसको प्रोसेस करने का काम सर्वर का है. ठीक है, एंड जस्ट लाइक क्लाइंट्स, सर्वर पे भी फ्रेमवर्क्स होते हैं ताकि हमें रिस्पॉन्स का कोड बात बना लिखना पड़े, कोड रियूजेबिलिटी हमारी एनकरेज हो, उसके लिए फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे Django, फ्लास्क, इधर पाइथन यूज होती है, Express.js हो गया. ठीक है, ऐसे हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, दीज आर वेब एप्स. ठीक है, तो अब हमें पता चल गया व्हाट इज सर्वर एंड व्हाट इज क्लाइंट. ठीक है, अब इनके बीच का कम्युनिकेशन हम जानेंगे कि दोनों आपस में बातें कैसे करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्लाइंट हो गया, सर्वर हो गया, दो चीज़ें हो गई यहाँ पे. तो सर्वर जो क्लाइंट होता है, इट सेंड्स रिक्वेस्ट, मैंने बताया इट सेंड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर. ठीक है, तो रिक्वेस्ट हमने ऐसी नहीं भेज दी
कि हमने कुछ भी लिखा, हमने रिक्वेस्ट वर्ड लिखा और वो रिक्वेस्ट चली जाएगी। रिक्वेस्ट हैज सम रूल्स, सो इसके एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, रिक्वेस्ट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स मीन सेट ऑफ रूल्स। Protocols are the set of rules which are predefined for the request that client has to made, ठीक है। और जो ये जो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट का जो पूरा वो होता है ना, सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड HTTP ट्रांजेक्शन। Here HTTP is called Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol is actually the protocols which we have to follow. ऊपर लिखा है ना मैंने प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स, तो सेट ऑफ रूल्स HTTP में डिफाइंड होते हैं। ये काफ़ी टाइप के होते हैं प्रोटोकॉल्स, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो this is the HTTP transaction which goes on the backend to make us see the thing we want, ठीक है। तो हमने कर दी रिक्वेस्ट, सर्वर ने देखी, एक्सेप्ट की, उसने उस पर ढूंढा उसे क्या चाहिए, उसने वापस रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में क्लाइंट को दे दिया। तो रिस्पॉन्स का भी कोई फॉर्मेट होता है, मैंने बोला रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है यूजर के उस पर, कि उसने HTML का पेज मांगा है, उसने JSON फॉर्मेट में कोई डेटा मांगा है, उसने कोई PDF मांगी है ऐसे वेबसाइट पे, उसने वेबसाइट पे जाके डाउनलोड पे क्लिक किया तो उसे PDF चाहिए उस चीज़ की, और क्या कोई डायनामिक उसे वेबसाइट चाहिए। तो काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं। हमें किसी लैंग्वेज में भी अगर रिस्पॉन्स चाहिए तो वो भी हमें मिल जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वर्क्स। तो इसके बाद आया हाउ आर रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और, जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का प्रोसेस होता है ये एंड हो जाता है, मतलब हमने रिक्वेस्ट कर ली, सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया, हेयर द HTTP ट्रांजेक्शन एंड्स, ठीक है। तो इसके लिए मतलब अगर मानो कोई हमारे सर्वर पे कोई अपडेट आया, हमने कोई चीज़ अपडेट करी है अपने सर्वर पे जो हमें यूज़र के पास पहुंचानी है, तो HTTP सर्वर पे क्या होता है, ये तो ट्रांजेक्शन तो हमारा स्टॉप हो गया, हमें वापस से ये प्रोसेस चालू करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा, ताकि वो अपडेट हमारा यूज़र पे पहुंचे। तो इसके लिए अभी लेटेस्ट एक नई चीज़ आई है, दैट इज कॉल्ड वेब सॉकेट्स। अभी नहीं, मतलब टाइम हो गया। वेब सॉकेट्स होता है कि वेब सॉकेट्स में ये ट्रांजेक्शन रुकता ही नहीं है, कि जैसे ही अपडेट आया वैसे ही वो तुरंत रिस्पॉन्स के थ्रू हमें क्लाइंट को अपडेट कर देगा कि ये अपडेट आया, इसे इंस्टॉल कर लो, फिर तुम्हारा बढ़िया चलेगा, ठीक है। तो वेब सॉकेट्स अलग टॉपिक हो गया, इंफॉर्मेशन के लिए बताया, ठीक है। तो अब आया, मैंने बताया हाउ दिस रिसोर्स इज रिक्वेस्टेड, ठीक है। क्लाइंट कैसे कोई बताता है सर्वर को कि मुझे ये फाइल चाहिए, स्पेसिफिकली ये फाइल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए URL प्ले में आता है। तो URL, व्हाट इज URL? URL इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमें इधर नाम से ही पता चल गया कि फर्स्ट सेकंड वर्ड है रिसोर्स, थर्ड वर्ड है लोकेटर। तो दिस इज द एड्रेस ऑफ द रिसोर्स वी नीड, द यूजर नीड्स फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। तो उसने पूरा एड्रेस, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे ये पूरा एक URL दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज द एड्रेस ऑफ द रिसोर्स द यूजर वांट फ्रॉम द सर्वर एंड देन टू यूज इट, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, अब हम इसको इसके पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये जो HTTPS लिखा है, दिस इज द प्रोटोकॉल, दीज आर द प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स विच हैव प्री डिफाइंड, मैंने जैसा बताया, ठीक है। तो HTTPS डिफाइंस द रूल्स फॉर द request to be made and response also, and this www.ncrt.nic.in this is basically the host, मतलब जहाँ पे तुमने अपनी वेबसाइट होस्ट की होगी, डिप्लॉय की होगी, उसका यहाँ पे नाम आएगा। सॉरी डिस्टर्बेंस। हाँ, तो दिस इज द होस्ट which we have hosted our websites on. So यहाँ पे लिखा मैंने डोमेन, इधर डोमेन क्या है? डोमेन इज द .net पार्ट, .nic.in, ठीक है। काफी सारे डोमेन्स होते हैं वैसे तो, कौन से टाइप्स के डोमेन होते हैं पता है किसी को? देखे होंगे तुमने, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग डोमेन होते हैं, काफी सारे होते हैं, n नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डोमेन्स होते हैं। पता है तो बताओ किसी को। और ये अलग अलग हाँ, काफी सारे होते हैं। तो इनकी ना टाइप्स होते हैं कि ये अलग अलग क्यों बनाए गए, इनके टाइप्स होते हैं। जैसे कुछ होते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, जैसे .com हो गया, .org हो गया। कुछ होते हैं कंट्री लेवल डोमेन्स, जो कंट्री को डिफाइंड होते हैं, जो सिर्फ एक कंट्री मतलब एक कंट्री के अंदर अगर .in है तो वो इंडिया वाले ये डोमेन यूज़ करेंगे। कुछ होते हैं ऐसे जो स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं, जैसे .gov किसको दिया जाता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। और अगला आता है .edu, हमारे कॉलेज ने हमको ईमेल आईडी दी है तो उसमें .edu.in लिखा है, तो दैट गोज टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, ठीक है।
तो इसको भी वैसे गूगल इसको प्रेफरेंस बेसिस पे भी देखता है कि अगर .com है तो वो गूगल पे अपने पे रैंक ऊपर करेगा, अगर हमारा .in है तो वो भी ऊपर करेगा। अगर कोई ऐसा डोमेन है जो मतलब इसमें तुम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा n नंबर ऑफ डोमेन्स होते हैं तो उसको रैंक के बेसिस पे करता है। तुम्हारा ऐसा डोमेन है जैसे फॉर एग्जांपल .ngo है या कुछ ऐसा है .inic है .io है, तो उसकी रैंक नीचे होती है गूगल पे। तो गूगल प्रमोट्स .com एंड .in टाइप्स ऑफ डोमेन, दीज आर टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। तो जो स्लैश के बाद जो पार्ट लिखा है ना, दिस इज एक्चुअली द रिसोर्स, जो रिसोर्स यूजर ने मांगा है वो इधर डिफाइंड होता है हमारा। इधर लिखा है इसमें textbook.php, तो textbook.php is the resource that the user has requested from the server। इसके बाद जो लिखा है वो रिसोर्स की डिटेल्स है कि रिसोर्स वो टेक्स्ट बुक कौन सा टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो यही सब लिखा है। तो अगर इधर देखा हो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इधर देखोगे तो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यूआरएल में। सो ये क्वेश्चन मार्क किस काम के लिए है पता है किसी को? व्हाट दिस क्वेश्चन मार्क डिफाइंस हियर? कोई भी बोलो। क्वेश्चन मार्क देखा होगा तुमने, गूगल सर्च किया होगा, गूगल सर्च करने के बाद 100% ऊपर यूआरएल में तुम पे क्वेश्चन मार्क आता है, सर्च इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क करके। देखा है किसी ने? चलो नहीं देखा तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन मार्क डिफाइंस क्वेरी, ठीक है। हमने सर्च किया तो हमने क्वेरी किया सर्वर पे, हमने वो सर्च किया, तो क्वेश्चन मार्क डिफाइंस द क्वेरी विच द यूजर हैज क्वेयर्ड, ठीक है। यहाँ लिखा है सर्च क्वेश्चन मार्क फिर क्यू इक्वल्स टू, क्यू मतलब क्वेरी, क्यू इक्वल्स टू ABSIT कॉलेज। मैंने इधर सर्च में अपने गूगल पे डाला था ABSIT स्पेस कॉलेज, तो वो एज क्वेरी आया, एज क्वेरी उसने डिफाइन किया और यूआरएल में उसने इक्वल्स टू लगा के, इक्वल्स टू लगाया क्योंकि ये क्वेरी है, इक्वल्स टू लगा के मेरा सर्च इसमें लिख दिया। अब देखो बीच में एक प्लस साइन भी बना हुआ है। अब ये हमने क्वेश्चन मार्क समझ लिया क्या है। नाउ व्हाट इज दिस प्लस साइन? प्लस साइन डिनोट करता है कि मतलब आर यूआरएल कांट बी डिस्क्रीट, हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए यूआरएल हमारा, बीच में हम स्पेस कैरेक्टर नहीं ला सकते। सो प्लस इज यूज्ड टू, प्लस एंड परसेंटेज साइन इज आल्सो यूज्ड टू exchange the space characters which user has used in a search bar, ठीक है। हम सर्च कैरेक्टर इसमें लगा सकते हैं, तो सर्च कैरेक्टर को हमने प्लस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा यूआरएल हमने डिकोड करा, कैसे कैसे यूआरएल यूज होता है, कैसे कैसे यूआरएल में चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद हमारा पार्ट आता है हाउ इज अ रिसोर्स प्रोवाइडेड टू यू। तुमने रिसोर्स तो तुमने क्वेयर कर लिया, तो उसके बाद ऐसा कैसे होता है कि सर्वर तुम्हें वही रिसोर्स दे दे जो तुमने मांगा है। उससे गलती क्यों नहीं होती कि तुमने PDF डॉट नोटबुक की PDF मांगी, तुम्हें बुक की PDF दे दी, ऐसा क्यों नहीं होता? तुमने मांगी PDF और तुम्हारे सामने कोई सिस्टम है उसे उसने PDF दे दी, ऐसा क्यों नहीं होता? वो ऐसे आइडेंटिफाई कैसे कर लेता है कि इसी सिस्टम ने तुमसे ये रिसोर्स मांगा तो इस सिस्टम को यही रिसोर्स दे के आना है। तो ऐसा कैसे वो मतलब कैसे अपने में फाइंड करता है कि ये रिसोर्स उसे चाहिए, कैसे फिर वापस उसे दे देता है? तो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज डोमेन नेम सिस्टम, सेकंड इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, थर्ड इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एक एक करके इसको आप डिफाइन करते हैं। व्हाट आर दीज? तो फर्स्ट इज डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम मतलब DNS तुमने काफ़ी सुना होगा, किसने नेटवर्क पढ़ा होगा, तो उसमें DNS होता है। DNS इज बेसिकली द एड्रेस बुक फॉर द वेबसाइट। मतलब अगर तुम थोड़ी हिस्ट्री सर्च करो वेब की, तो सब पहले ये नहीं लिखते थे, google.com नहीं लिखते थे। सब वेबसाइट्स का एक IP एड्रेस होता है, जैसे 74.575.676, ऐसा कोई भी रैंडमली सिस्टम जनरेटेड एक IP एड्रेस होता है। तो जो हमें सर्च बार में लिखना पड़ता था ताकि हमें वो वेबसाइट्स मिल जाए। तो मगर फिर सोचा कि हम रोबोट थोड़ी हैं जो इतने बड़े बड़े नंबर्स हम याद करें हर एक वेबसाइट के लिए। इससे हमें ABCD आती है, हम स्ट्रिंग के बेसिस पे सर्च करेंगे सर्च बार में। URL में हम google.com डालेंगे, हम क्यों डाले 74.57 करके ऐसा कुछ डाले? तो उसके लिए इन्होंने DNS बनाया। DNS इज द एड्रेस बुक ऑफ द वेबसाइट, कि हमने जो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमने लिखा google.com, तो जो DNS है वो उसे एक्सेप्ट करेगा, फिर अपने सिस्टम में उस google.com स्ट्रिंग की IP एड्रेस सर्च करेगा। IP एड्रेस के बेसिस पे अपने सिस्टम में वो सर्च करेगा कि इस सेट ऑफ क्वेरी पे कौन सा IP एड्रेस मैच कर रहा है। फिर जब उसमें मैच कर जाएगा वो तुम्हें google.com का पेज लाके दे देगा।
ठीक है। मतलब ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में होता है कि मतलब तुम्हें अपने दोस्त को बुलाना है तो उसे नाम के बेसिस पे बुलाते हो, उसका कोई नंबर तो होते नहीं है कि रोल नंबर के बेसिस पे तुम बुला रहे हो जनरली, ठीक है। मैं क्लास में अलग बात है, जनरली बता रहा हूँ कि अगर तुम किसी को अपने दोस्त को बुलाना है तो तुम उसके नाम के बेसिस पे बुलाते हो। तो ह्यूमन कम्युनिकेट्स ईच अदर विद देयर नेम्स और कंप्यूटर कम्युनिकेट्स ईच अदर विद देयर नंबर्स, ठीक है, विद देयर आईपी एड्रेसेस। तो उसी के लिए हमारा डीएनएस बना। डीएनएस ह्यूमन और हमारे सर्वर को, कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, उन दोनों के बीच का बैरियर हटा देता है कि ये जो नंबर्स और नेम्स का बैरियर है उसे हटा देता है। तो डीएनएस वर्क्स ऑन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज टीसीपी। सो व्हाट इज टीसीपी हियर? टीसीपी हैज सम पोर्ट्स, ठीक है। तो सर्वर है, सर्वर के पास तो n नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, n नंबर्स ऑफ क्वेरीज आ रही है कि मुझे ये रिसोर्स दो, उसने भी कह दिया मेरे को रिसोर्स दो, 4 सिस्टम और आ गए मेरे को रिसोर्स दो, तो वो पोर्ट के बेसिस पे डिवाइड कर देता है। तो ये मतलब एक्चुअली ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा का, उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, थर्ड वर्ड है प्रोटोकॉल, मतलब इसके भी कोई सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये उसे कंट्रोल करता है। थर्ड आता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल? किसी को पता है आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस सुना होगा, बोलोगे किसी ने आईपी एड्रेस सुना होगा, तो व्हाट इज आईपी एड्रेस है? माइक ऑन नहीं करना तो चैट पे लिख दो। देखो थोड़ा कम्युनिकेट करो, मैं क्लाइंट और सर्वर में कम्युनिकेट करा रहा हूँ, तुम मेरे से कम्युनिकेट करो, है ना। ठीक है, तो कोई नहीं कह रहा तो मैं बता देता हूँ व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल हियर। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें रिकॉग्निशन पाने के काम आता है कि तुम्हारे सिस्टम का, तुम्हारे ब्राउजर का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जिससे सर्वर तुम्हें आइडेंटिफाई करता है, तुमको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ यही वो सिस्टम है जिसने रिसोर्स स्क्वायर किया है, ये यही वो सिस्टम है जो ये वेबसाइट एक्सेस कर रहा है। तो उसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके लिए भी रूल्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया रिकॉग्निशन पाने के लिए आईपी एड्रेस यूज होता है। तो अब इसको थोड़ा डीप में चलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली में, क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 लेयर्स होती है डीएनएस के अंदर। तो फर्स्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन इज द लेयर फ्रॉम विच द ब्राउजर डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द सर्वर, मतलब सर्वर नहीं, सॉरी, लेयर, इस वाली लेयर से वो ब्राउजर हमारा डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। तो इस पे सेट ऑफ रूल्स होते हैं। एप्लीकेशन लेयर कंटेन सेट ऑफ रूल्स लाइक एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी। एचटीटीपी हमारा वेबसाइट्स के लिए यूज होता है, एसएमटीपी हमारा किसके लिए यूज होता है, हमारा ईमेल को कॉन्फ़िगर या यूज करने के लिए, ईमेल जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, इन सबको यूज करने के लिए हमारा एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। तो ये डिफाइन करता है हमारा प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल पे आया डाटा, उसने अपने प्रोटोकॉल में देखा कि, सॉरी, रूल्स में देखा कि वैलिड है रिक्वेस्ट जो आई है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेंड कर देता है रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ना पोर्ट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, पोर्ट्स होते हैं, डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, ताकि जो वेबसाइट का सारा काम है वो अलग डिवाइड हो जाए, जो ईमेल का काम है अलग डिवाइड हो जाए, ऑनलाइन गेमिंग का काम है वो अलग डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए इसने पोर्ट्स डिफाइन करे। जैसे एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल होता है उसका पोर्ट नंबर होता है 80 और HTTPS का होता है 443, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है TCP और UDP। TCP इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP इज यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल। तो ये यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल को बाद में पढ़ेंगे, पहले TCP जो हमारा यूज होता है। क्योंकि क्यों हम UDP को नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इसमें थोड़ी प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, तो इसको जनरली यूज नहीं किया जाता नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, नॉर्मल कामों में, हमारे वेब के नॉर्मल कामों में यहाँ TCP यूज होता है। तो TCP क्या करता है कि जो हम पे डेटा आया उसे डिवाइड कर देता है, पैकेट्स में डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी हाईवे पे जा रहे हो, हाईवे पे 4 लेन्स हैं, ठीक है। तो अगर तुम पे 4 कार हैं, तो वो एक ही लेन में अगर चल रही हैं, अगर वो मिडल वाली लेन पे चारों कार एक ही लेन पे चल रही हैं, तो क्या होगा, वो देर में पहुंचेंगी, उधर थोड़ा सा जाम भी लग सकता है, थोड़ा कंजेशन भी हो सकता है। 4 लेन है तो 4 लेन का यूज करो ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उस डाटा को डिवाइड कर देता है, पार्ट्स में, पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, जो अपने अपने रास्ते जाओ, बाद में जब वहाँ यूजर पे पहुंचोगे तुम इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू, तो वहाँ जाके तुम कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर इन डाटा को डिवाइड कर देता है पैकेट्स में, स्मॉल पैकेट्स में, बिट्स के पैकेट्स में, जो फिर इंटरनेट के अक्रॉस सेंड करता है किसको, यूजर को।
तो इसके बाद ये इसको हेडर्स भी डिफाइन करता है कि मतलब हमें कुछ ऐसी चीज़ भी तो चाहिए ताकि ये जो पैकेट्स हैं हम हमारे वापस जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें जाके जुड़ जाए, उसके मतलब ओरिजिनल फॉर्म जो थी वैसी ही बन जाए, उसके लिए हेडर्स डिफाइन करता है। सब रिक्वेस्ट में एक हेडर होता है जो हमें बताता है कि these set of packages belongs to each other and has to be linked to each other when arrived at the final page। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने डाटा भेज दिया, एप्लीकेशन लेयर ने ट्रांसपोर्ट लेयर पे डाटा भेज दिया सेट ऑफ रूल्स देख के, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल देखेगा। तो मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल मैंने क्या बताया, रिकॉग्निशन के लिए यूज होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू यूजर को रिकॉग्नाइज करेगा कि जिस बंदे ने रिक्वेस्ट की है इस रिसोर्स के लिए उसी बंदे पे वो रिसोर्स जाए, तो उसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। उसने सर्च किया कि इस वाले आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आई थी तो इसी आईपी एड्रेस पे रिस्पॉन्स हमारा वापस जाएगा। ठीक है, तो यूजर पे हमारा पैकेट पहुंच गया। ठीक है, तो अगर किसी ने जांगो यूज किया हो इधर या रिएक्ट यूज करा हो तो उसमें लोकल सर्वर प्रोवाइड होता है। हाँ, तो लोकल सर्वर के लिए भी हम पे एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ राइट साइड में अगर देखोगे आईपी एड्रेस मैंने डिफाइन कर रखा है 127.1.0.0.1:8000। सो ये जो 127.0.0.1 है दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ द लोकल मशीन। ठीक है, इधर डिप्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही, इधर लोकल मशीन को भी डिफाइन करने के लिए हमने एक आईपी एड्रेस बना दिया। ठीक है, और ये जो 8000 लिखा है दिस इज द पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर हमारा यूआरएल में नहीं दिखाई देता, हमारा आईपी एड्रेस भी यूआरएल में नहीं दिखाई देता क्योंकि हमने ब्रूसेस स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया जैसे मैंने बताया। ठीक है, यहाँ लिखा नॉट शोन इन द यूआरएल, यही मैंने बताया। दिस इज how DNS works, this is how resource is acquired and then send back to the client। तो उसके बाद आता है कि मतलब मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, मैंने HTTP बात करा हर बार, मगर अगर तुमने देखा हो तुम्हारे URL पे HTTPS लिखा होता है। HTTP 99% केसेस पे कहीं पे तुम्हें HTTP नहीं मिलेगा, और अगर HTTP मिलता है तो तुम्हें एक वार्निंग भी दी जाती है ब्राउजर के द्वारा। तो किसी को पता है ये S क्या डिनोट करता है इधर? HTTP मैंने बता दिया, हाई हाँ क्या सिक्योर। हाँ एकदम सही, HTTP डिफाइंस है सिक्योर। तो सिक्योर मतलब क्या है, इधर हमारा जो HTTP होता है, हमारा जो ये रिसोर्स रिस्पॉन्स का जो पूरा प्ले है ये प्लेन टेक्स्ट में होता है। हमारा जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। तो प्लेन टेक्स्ट से तो दिक्कत हो जाएगी ना कि मतलब अगर कोई हैकर आया उसने तुम्हारे सिस्टम में थोड़ा सा हैक कर लिया और उसने यूआरएल पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल उसने तुम्हारा यूआरएल पे एक्सेस कर लिया, तो यूआरएल पे तो तुम्हारा बड़ा बड़ा यूजर नेम लिखा होगा, तुमने यूजर नेम प्रोवाइड किया क्योंकि प्लेन टेक्स्ट है, यूजर नेम तुम्हारा लिखा होगा, तुम्हारा पासवर्ड लिखा होगा, पासवर्ड जैसा तुमने डाला है जैसे लाइक ABC123 तो वहाँ पे भी ABC123 आएगा। तो इसको तो दिक्कत हो रही थी, मतलब वेबसाइट्स में यूजर क्रेडेंशियल्स प्राइवेसी को हार्म कर रहे थे, या कोई मतलब 2014 से पहले तक HTTP ही यूज होता था। उसके बाद गूगल ने आया कि गूगल ने बोला कि जो ई-कॉमर्स साइट है वो तो HTTPS यूज कर रही है, जो बाकी बेसिक्स हमारी वेबसाइट्स हैं जिसपे भी लॉग इन क्रेडेंशियल्स हो रहा है या नॉर्मल भी है, तुम उसे HTTPS क्यों नहीं यूज करते? HTTPS यूज करो, इससे फायदा क्या होगा कि जो HTTP है उसमें एनक्रिप्शन नहीं होता, उसमें प्लेन टेक्स्ट होता है जैसे मैंने बताया। तो HTTPS here encrypts the URL which you have requested या which you have defined, उसे encrypt कर देगा ताकि जो तुम्हारा पासवर्ड है ABC123 वो ABC123 नहीं आया, वो सेट ऑफ हैश टैग्स या वो सिक्योरिटी के बेसिस पे आ गया, वो कुछ ऐसा उसे की के बेसिस पे उसे एनक्रिप्शन कर दे ताकि जब यूजर के पास पहुंचे या जब सर्वर के पास पहुंचे तो वो उसे डिकोड कर ले और उसे यूज कर ले। मतलब प्लेन टेक्स्ट हमें थर्ड पार्टी को किसी को दिखाई ना दे, क्लाइंट को पता हो और सर्वर को पता हो। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज HTTPS हियर। तो HTTPS के लिए एक SSL सर्टिफिकेट होता है जो हमें एक्वायर करना पड़ता है। विदाउट SSL सर्टिफिकेट वी कैन नॉट मेक आवर वेबसाइट वर्क ऑन HTTPS प्रोटोकॉल। तो अगर मैं ये प्रेजेंटेशन बंद करूँ तो इधर सबको दिखाई दे रहा होगा मेरा URL लिखा है। ठीक है, तो URL पर डबल क्लिक करूंगा तो ये देखो इधर लिखा है HTTPS लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसे जूम नहीं हो रहा, इसे अगर मैं इधर लॉग साइन है, ठीक है, सर्टिफिकेट जो हमारा सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं उन पे लॉग साइन आता है URL से जस्ट पहले लेफ्ट साइड में। अगर तुम्हारी साइट सिक्योर नहीं है तो तुम्हारा ब्राउजर तुम्हें खुद बता देगा कि इस वेबसाइट पे मत जाओ, ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी क्रेडेंशियल्स तुम्हारे लीक हो सकते हैं, तुम्हारी प्राइवेसी को हार्म कर सकते हैं। तो इधर अगर मैं नीचे जाऊँ तो इधर सर्टिफिकेट लिखा है ना, तो ये अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो, मैं इसे सेंटर में लाऊं तो सबका एक सर्टिफिकेट इशू होता है
किसी सर्टिफिकेट इशू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, यहाँ लिखा है इशू टू canva.com, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ इसके सर्टिफिकेट में लिखा है इशू टू canva.com, मतलब canva.com पे ये हम पे सर्टिफिकेट इशू किया गया है। किसके थ्रू? cloudflare.nic के थ्रू। ये कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसकी एक्सपायरी डेट होती है कि यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो ये हमें सर्टिफिकेट हमको वापस पीपीटी पे आऊँ। हाँ, सर्टिफिकेट हमको एक्वायर करना पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, हमें वहाँ जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर वो तुम्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। सर्टिफिकेट हमारा फ्री भी हो सकता है, सर्टिफिकेट हमारा पेड भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम गूगल करो तो दोनों टाइप के आएंगे। वही फिर फर्क आ जाता है कि अब तुम बोलोगे कि फ्री और पेड में फ़र्क क्या है। तो पेड तुम्हें गारंटी देगा कि तुम्हारा जो क्रेडेंशियल्स हैं वो फुली प्रोटेक्टेड रहेंगे, तुम्हारी वारंटी है कि पक्का हम अच्छी तरह उसे एनक्रिप्ट करेंगे। तो दोनों टाइप के होते हैं। तो एसएल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी टू एक्वायर HTTPS प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कोड। अगर तुमने HTML यूज़ किया होगा, तुमने उसमें फॉर्म बनाया होगा, तो फॉर्म में तुम्हारा ऊपर एक आर्ग्यूमेंट होता है मेथड आर्गुमेंट होता है। तो उसमें तुम टाइप ऑफ रिक्वेस्ट डिफाइन करते हो कि तुम्हें कौन से टाइप ऑफ रिक्वेस्ट तुम्हें करनी है। तो किसी को पता है कितने टाइप्स की रिक्वेस्ट होती है, या कितने टाइप की नहीं, कौन कौन सी रिक्वेस्ट होती है? किसी को पता है तो बताओ। गेट और पोस्ट। हाँ, गेट और पोस्ट सबसे ज़्यादा बेसिक्स होती हैं। इसके बाद और भी काफ़ी टाइप्स की होती हैं, इनको हम पढ़ेंगे। काफ़ी सारी होती है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, और ऐसी काफ़ी टाइप की होती है। मगर जो हम जनरली एनकाउंटर करते हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज गेट रिक्वेस्ट। व्हाट इज गेट रिक्वेस्ट? गेट रिक्वेस्ट इज यूज्ड टू गेट डेटा फ्रॉम द सर्वर विदाउट चेंजिंग इट। मतलब एक्चुअली रिक्वेस्ट हैज सम बॉडी, कि कुछ रिक्वेस्ट पे बॉडी होती है, कुछ रिक्वेस्ट पे बॉडी नहीं होती। तो हेयर गेट रिक्वेस्ट इज ओनली यूज टू गेट डाटा फ्रॉम द सर्वर। तो गेट रिक्वेस्ट पे बॉडी होगी क्या? मतलब बॉडी इज द सेट ऑफ रिसोर्सेज विच वी हैव एक्वायर्ड। तो इसमें कोई सेट ऑफ रिसोर्सेज हम दे रहे हैं, मतलब सर्वर को दे रहे हैं, ऐसा हमें नहीं दिख रहा। मतलब वी ओनली यूज गेट रिक्वेस्ट टू गेट डाटा फ्रॉम द सर्वर, हम कुछ सर्वर पे चेंजेस नहीं कर रहे। सो गेट रिक्वेस्ट डजंट हैव अ बॉडी हियर। ठीक है, सेकंड आती है पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट किस लिए यूज होती है? इज यूज टू चेंज समथिंग और क्रिएट समथिंग टू एन एग्जिस्टिंग बॉडी। ठीक है, डेटाबेस हमने उधर अपने होस्ट पे डिफाइन कर रखा है, अपने सर्वर पे हमारा डेटाबेस है, तो उधर कुछ चेंज करने के लिए या उधर कुछ नई टेबल या कोई रिसोर्स नया क्रिएट करने के लिए वी यूज पोस्ट रिक्वेस्ट। तो हम कुछ उधर क्रिएट कर रहे हैं, तो पोस्ट रिक्वेस्ट पे बॉडी होना जरूरी है। पोस्ट रिक्वेस्ट कंटेन सम बॉडी में रिसोर्सेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डेटा हो सकता है। सो पोस्ट रिक्वेस्ट इज यूज्ड टू क्रिएट और चेंज समथिंग टू एन एग्जिस्टिंग बॉडी। वहाँ पे कुछ चीज़ पड़ी हुई है, उस पर चेंजेस करने के लिए वी यूज पोस्ट रिक्वेस्ट। थर्ड इज पुट रिक्वेस्ट। पुट रिक्वेस्ट इज यूज टू अपडेट अ रिसोर्स, मतलब वहाँ पे कोई रिसोर्स पहले से ही पड़ा हुआ है, उसे अपडेट करने के लिए। मतलब बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट और पुट रिक्वेस्ट हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, हम उसकी जगह यूज कर सकते हैं, मगर स्पेसिफिकली हमने डिफाइन कर दिया है कि पुट रिक्वेस्ट इज ओनली यूज टू अपडेट अ रिसोर्स, पोस्ट रिक्वेस्ट इज ओनली यूज टू क्रिएट अ और चेंज अ रिसोर्स। ठीक है, ये हो गया, हमारे 3 टाइप्स पढ़ लिए हमने। फोर्थ आती है हमारी डिलीट रिक्वेस्ट। डिलीट रिक्वेस्ट सिंपल है, डिलीट रिक्वेस्ट इज यूज टू डिलीट अ रिसोर्स। ठीक है, कोई हमारे डेटाबेस पे ऐसा रिसोर्स है जो हमें नहीं चाहिए, तो उसके हम डिलीट रिक्वेस्ट हम डिफाइन करेंगे, जिससे वो रिसोर्स हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इसके बाद अगर मैं इसे अच्छी तरह डिफाइन करूँ ना, मतलब देख सकते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट हमने करी है। कि तुमने सिर्फ एक वेबसाइट खोली है, वेबसाइट पे तुमने कोई रिसोर्स मांगा है, अब तुम्हें नहीं पता तुमने कौन सी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट करी है, वो तुम्हें कैसे पता चले? तो अगर तुम अपने मीट पे हो, अपने मीट पे या किसी भी वेबसाइट पे तुम राइट क्लिक करोगे, फिर उसके बाद इंस्पेक्ट पे दबाओगे। ठीक है, इसमें इंस्पेक्ट पे दबाने पर तुम्हारे इसका सबकी डिटेल्स पता चलेगी वेबसाइट पे। उसके बाद अगर मैं इसको जूम कर पाऊँ, हाँ, इसके बाद मैंने इसे जूम करा तो यहाँ एक सेक्शन है नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे धीरे धीरे कोई ना कोई तरह के फाइल्स आ रही हैं। अगर इन पे और क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो एक हेडर्स वो खुल गया, एक हेडर्स टैब खुल गया। ठीक है, जहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स डिफाइन होती है। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है रिक्वेस्ट यूआरएल, ये हमारे जनरल डिटेल्स दे रहा है कि हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसा है। हमारा यूआरएल ये है जो हमने
रिक्वेस्ट में यूज किया है, दिस इज आर URL, दिस इज आर रिक्वेस्ट मेथड, यहाँ पे गेट हुआ है कि मैंने सिर्फ वो रिसोर्स यहाँ पे अब मांगा है, इसलिए यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट यूज हुई है। स्टेटस कोड्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है, व्हाट आर स्टेटस कोड्स। अगर मैं और नीचे जाऊँ तो ये हेडर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था TCP डिवाइड सेक्शंस डिवाइड डाटा इनटू पैकेट्स, तो पैकेट्स के सबके हेडर्स दिए जाते हैं ताकि वो वापस आके वापस ज्वाइन हो जाए। ये थोड़ा एडवांस स्टफ हो गया। तो यहाँ पे देखो कंटेंट टाइप भी लिखा है, कंटेंट टाइप इज व्हाट, टेक्स्ट एंड प्लेन। मैंने बताया प्लेन टेक्स्ट में वो रिस्पॉन्स वापस दे सकता है या तुम्हारा HTML में भी दे सकता है, तो उसके टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं और नीचे जाऊँ एक और टाइप होगा रिक्वेस्ट हेडर्स। हाँ देखो रिक्वेस्ट हेडर्स में क्या लिखा है इधर, फोर्थ में स्कीम लिखी है। स्कीम कौन सी डिफाइन करी है उन्होंने, HTTPS, दैट डिफाइंस कि दिस वेबसाइट यूजेस HTTPS प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अगर और नीचे कुछ हमारा काम की चीज, रिस्पॉन्स नहीं, चलो ठीक है, यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट हमने देख लिया क्या होता है, रिस्पॉन्स हमने देख लिया, ये यहाँ रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ हेडर्स में डिफाइन हो गया होगा हमारा रिक्वेस्ट, ये रिस्पॉन्स है ना, ये रिस्पॉन्स हेडर्स मैंने बताया, रिस्पॉन्स हेडर्स और रिक्वेस्ट हेडर्स भी बताया। रिक्वेस्ट हेडर्स में हमारा मेथड और स्कीम डिफाइंड होती है। तो इसको हटाते हैं वापस से। तो टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट हमने पढ़ लिया और कैसे देखे हम अपने सर्वर पे, अपने वेबसाइट्स पे सॉरी, कि कौन सी हमने रिक्वेस्ट करी है। अगर तुमने खुद बनाई है वेबसाइट तो तुम्हें तो पता ही होगा कि कौन सी तुमने रिक्वेस्ट करी है। तो यहाँ आते हैं स्टेटस कोड्स। तो अगर तुम किसी वेबसाइट पे आते हो और कोई वेबसाइट की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम ना भी हो तो वेबसाइट हमारा सर्वर हमारा एक स्टेटस कोड हमें वापस रिस्पॉन्स के थ्रू प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे स्टेटस कोड्स होते हैं, 100 से लेकर 200 तक डिफाइंड होते हैं स्टेटस कोड किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। 200 से 300 तक, 300 से 400 तक, 400 से 500 तक, तो बहुत सारे सेट ऑफ कोड्स होते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लिमिटेड सेट ऑफ स्टेटस कोड्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं जो हमें डेली लाइफ में मतलब मिल ही जाते हैं। अगर तुम ज़्यादा यूज़ करो तो तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं ये 201 को डिफाइन करूँ, 201 वी गेट इन रिस्पॉन्स व्हेन समथिंग वी हैव क्रिएटेड ऑन द सर्वर। मतलब हमने मान लो पोस्ट रिक्वेस्ट हमने करी है, तो उधर हमको 201 मिलेगा कि हमने कुछ क्वेरी करी और वो डेटाबेस पे कुछ चेंज हुआ, कुछ क्रिएट हुआ, तो उसके लिए हमें 201 स्टेटस कोड हमें रिवर्ट बैक होता है। नाउ कम 200 अभी मैंने दिखाया, उस पर 200 था। 200 सबसे ज्यादा बेसिक है। इसका मतलब होता है ओके सक्सेसफुल, मतलब यूजर ने कुछ, क्लाइंट ने कुछ हमसे रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करने के बाद रिक्वेस्ट वैलिड थी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, रिक्वेस्ट पे हमें रिसोर्स भी मिल गया जो उसने मांगा है, हमने रिसोर्स वापस दे दिया, तो दैट कम्स विद 200 स्टेटस कोड। फिर आता है बैड रिक्वेस्ट, कि तुमने कुछ ऐसी रिक्वेस्ट करी जो सर्वर को समझ में नहीं आई, उसे पता ही नहीं चला, उसके कोड में ऐसी चीज उसे पता ही नहीं है कि तुमने रिक्वेस्ट करी क्या, उसे समझ में ही नहीं आ रही, तो दैट गिव्स अस 400 बैड रिक्वेस्ट। सो नेक्स्ट कम 404 तुमने ऑलमोस्ट सब नहीं देखा होगा कि तुमने कोई ऐसा वेब पेज तुमने मांगा जो है ही नहीं, मतलब सर्वर पे है ही नहीं, उसे पता तो चल गया कि तुम ये रिसोर्स मांग रहे हो मगर ये वेब पेज उस पे है ही नहीं, तो दैट गिव्स 404 नॉट फाउंड, ठीक है। एक और आता है 500 सर्वर एरर, कि सर्वर पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई, सर्वर पे सबने स्पैम कर दिया रिक्वेस्ट कर करके, तो सर्वर डाउन हो गया हमारा, सर्वर उतना प्रोसेसिंग स्पीड उसकी नहीं है उस सर्वर की जो उतनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को झेल सके, तो सर्वर डाउन हो जाता है, तो दैट गिव्स अस 500 सर्वर एरर, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है व्हाट आर कुकीज, ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि मैंने सबसे पहली स्लाइड में, क्लाइंट की स्लाइड में मैंने डिफाइन किया था कि जो कुकीज़ होती हैं वो हमारे क्लाइंट पे डिफाइंड होती है, हमारे क्लाइंट पे स्टोर्ड होती है, डिफाइंड नहीं सॉरी स्टोर्ड होती हैं, ठीक है। सो व्हाट आर कुकीज़ हेयर, सो कुकीज़ बिट्स ऑफ डेटा होती हैं, पैकेट्स, स्मॉल पैक्स ऑफ डेटा होती हैं जो वेबसाइट्स हमारे सिस्टम पे स्टोर करती हैं। क्यों स्टोर करती है, उनके अपने बेनिफिट के लिए या हमारा यूज़र इंटरफेस अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो कुकीज़ के भी टाइप्स होते हैं कि एक होती है सेशन कुकीज़, एक होती है लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैंडल करने के लिए कुकीज़। सेशन कुकीज़ क्या होती हैं, सेशन कुकीज़ होती हैं कि तुम किसी वेबसाइट पे गए, मान लो amazon.com पे गए, ठीक है, amazon.com पे सेशन कुकीज़ जब तक चलेंगी जब तक तुम उस वेबसाइट पे एक्टिव हो, जब तक तुम एक्टिव हो जब तक तुम्हारी कुकीज़ एक्टिव है। तो तुम इस वेबसाइट पे गए, अमेज़ॉन ने सेशन कुकीज़ तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल की
और सेशन कुकीज़ क्या मॉनिटर करेंगे कि तुम क्या सर्च कर रहे हो सर्च बार में, कि कौन से प्रोडक्ट्स को तुम देख रहे हो, कौन से प्रोडक्ट पे तुमने क्लिक किया। उससे उनका क्या फ़ायदा होगा कि अगर तुमने शूज सर्च किया है, तुमने टास्क बार में सर्च बार में तुमने शूज सर्च किए हैं, तुमने या तो टी शर्ट सर्च की है, तो नीचे अगर तुम स्क्रॉल करोगे या कहीं भी स्क्रॉल करोगे तो एक सेक्शन होता है रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन में तुम पे ऐसा नहीं होता तुमने शूज सर्च किए तो वो बॉटम के प्रोडक्ट्स तुम्हें दिखाएगा, शूज सर्च किए तो तुमको बॉटल्स के एड्स दिखा देगा या प्रोडक्ट्स दिखा देगा, वो तुमको शूज के ही दिखाएगा। जब तक उसके पास शूज की उस पर सेशन कुकीज से उस पर आया कि यूजर ने शूज सर्च किया, तुम पे शूज के प्रोडक्ट्स और दिखाएगा। तो उसके बेनिफिट के लिए उसने कुकीज डाली। नेक्स्ट आती है क्रेडेंशियल्स नोट करने की कुकीज, कि तुम किसी वेबसाइट पे गए, तुमने वहाँ पे लॉगिन साइनअप किया, तो फिर तुम जब वापस आए उस वेबसाइट को बंद करने के बाद, तो ऐसा हुआ कि तुम वापस वहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन हो। तो वो कैसे हुआ वो हुआ कुकीज के थ्रू। कुकीज ने तुम्हारी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो उसने नोट कर लिया कि तुम अगली बार तुम आओ तो तुम्हें बार बार लॉगिन ना करना पड़े तुमसे। वैसे वो पूछता है वैसे कि कीप मी साइन्ड इन वाला एक वो होता है ना चेक बॉक्स, तो अगर तुम चेक बॉक्स पर करोगे तो तुम पे वो क्रेडेंशियल्स वाली कुकीज तुम्हारे पे इंस्टॉल कर देगा कि अगली बार जब आए तो उसे वापस लॉगिन ना करना पड़े, पहले से ही ऑलरेडी लॉग्ड इन हो, तो यूज़र आए सीधा हमारे वेबसाइट पे आए, प्रोडक्ट खरीदे चले जाए, उससे ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो कुकीज़ वैसे एक और टाइप की होती है थर्ड पार्टी कुकीज़, जो मतलब जिस वेबसाइट पे तुम हो उससे रिलेट नहीं करती, वो भी यूज़ करती है मगर उससे अलग एक और वेबसाइट यूज़ कर सकती है। कि तुम किसी वेबसाइट पे गए और वहाँ पे तुम पे साइन अप मांगा, ठीक है, साइन अप तुमसे गूगल से मांगा, साइन अप तुमसे फेसबुक से मांगा, साइन अप तुमसे लिंक्डइन से मांगा, ठीक है, तो तुमने क्लिक किया, तुम्हें फेसबुक से साइन इन करना है या लॉग इन करना है, ठीक है, तुमने कर लिया। तो फिर अगर तुम वो साइट बंद कर दो, साइट बंद करने के बाद तुम उसी दिन या किसी भी दिन तुम वापस फेसबुक पे जाओगे, तो फेसबुक पे अगर तुम एड्स देखोगे ना, तो एड्स तुम्हें वही चीज़ के दिखाई देंगे जनरली तुम्हें वही चीज़ के दिखाई देंगे। तो तुमने उस amazon.com या जिस भी तुम पे साइट पे जाके तुमने लॉग इन किया हो, तुमने जो वहाँ सर्च किया हो, तुमने वहाँ शूज़ सर्च किए, तो फ्लिपकार्ट ऐसा हो सकता है फ्लिपकार्ट तुम पे जो एड्स आए वो शूज़ के ही एड्स आए, तुम पे शूज़ के ही डिस्काउंट के सेक्शंस दिखाए, एडवर्टाइजमेंट दिखाए। तो वो कैसे हुआ, वो हुआ थर्ड पार्टी कुकीज़ के थ्रू, कि amazon.com और उसने फेसबुक ने ऐसी डील करी कि तुम सिस्टम यूज़र के सिस्टम पे कुकीज़ डालो जो मैं भी रीड कर सकूँ, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है तुम सोच रहे होगे कि कुकीज़ हमारी यूज़र क्रेडेंशियल्स पढ़ रही हैं, तो हमारी प्राइवेसी को भी तो हार्म कर सकती है। तो हाँ, दोनों टाइप की होती हैं, एक बैड कुकीज़ होती हैं, गुड कुकीज़ होती है, एवरीथिंग हैज़ सम बैड एंड गुड्स इन इट। सो इसीलिए जो हमारी वेब की कम्युनिटी थी, उन्होंने एक वो बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि तुम बिना यूज़र से पूछे तुम कुकीज़ नहीं डाल सकते। अगर कोई ऐसी कुकीज़ है जो यूज़र की प्राइवेसी से रिलेटेड है, तो तुम्हें पहले पूछना पड़ेगा यूज़र से कि शुड वी पुट कुकीज़ इन योर सिस्टम। तो तुम अगर सबसे बेसिक एग्जांपल है स्टैक ओवरफ्लो, अगर तुम स्टैक ओवरफ्लो पे जाओगे तो वो तुमसे सबसे पहली चीज़ यही पूछेगा कि कुकीज़ मैं तुम्हारे सिस्टम में डाल दूँ क्या। तो तुम पे बटन आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ और कैंसिल, तो तुम कर दो जब एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, तब वो सिर्फ तुम्हारी उस पे सिस्टम पे कुकीज़ डालेगा, उसके बगैर वो कुकीज़ तुम्हारे सिस्टम पे डाल ही नहीं सकता, ठीक है। तो दैट डिवाइड्स बैड कुकीज़ एंड गुड कुकीज़। सो कुकीज़ हमने डिफाइन कर ली। तो ऐसा भी एक, अब अगर देखें तो सब चीज़ की एक लिमिट होती है ना, सब चीज़ का एक साइज़ होता है। तो कुकीज़ अब डेवलप हुई तो ऐसी प्रॉब्लम आई कि कुकीज़ की साइज़ बढ़ गया, सबने अलग अलग अपनी टाइप्स की कुकीज़ बनाई, एक ने सेशन कुकीज़ बनाई, एक ने लॉगिन क्रेडेंशियल्स कुकीज़ बनाई, एक ने थर्ड पार्टी कुकीज़ बना दी। तो जो कुकीज़ है वो बढ़ने लग गई, उनकी साइज़ बढ़ने लग गया, उनके पैकेट का साइज़। तो एक कॉन्सेप्ट आया कि हम क्यों ना कुकीज़ अपने सर्वर के सिस्टम पे, अपनी वेबसाइट के जो डेटाबेस है, जो गूगल का जो डेटाबेस है, उस पर क्यों ना हम स्टोर कर ले, और जो यूज़र है यूज़र पे एक आईडी डाल दें कि जब यूज़र वापस हमारी वेबसाइट पे आए तो हम आईडी और जो हमने अपने डेटाबेस पे कुकीज़ डाली है उनको मैच करके वो कुकीज़ एक्टिव कर दें। क्योंकि अगर तुम्हारी अपनी वेबसाइट है, तुम पे तो एक्सेस है कि तुम अपना डेटाबेस बढ़ा सकते हो, तुम यूज़र का थोड़ी डेटाबेस बढ़ा सकते हो कि मतलब यूज़र की जो मेमोरी है, मतलब हार्ड ड्राइव पे सेव होती है एक्चुअली ये कुकीज़। तो हार्ड ड्राइव तुम्हारी, तुम यूज़र की हार्ड ड्राइव का साइज़ थोड़ी बढ़ा सकते हो, तुम अपने डेटाबेस का साइज़ कितना भी बढ़ा लो,
तो ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि कुकीज़ अपने डेटाबेस में रख लेते हैं, उधर हम आईडी डिफाइन कर लेंगे। तो जो थर्ड पार्टी कुकीज़ है, फेसबुक को भी वो आईडी प्रोवाइड कर दी कि ये आईडी अगर तुम मैच कर लोगे तो कुकीज़ तुम एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो सो दैट एंड्स द कुकी टॉपिक एंड दैट ऑल्सो एंड्स आवर हाउ वेब वर्क सेशन। सो थैंक यू एवरीवन। अगर कोई सजेशंस या डाउट्स आए सो प्लीज़ आस्क। थैंक यू। So Adya, you should continue from now. Mine part is Okay. Prakhar, we have a doubt in the chat session by Sumit Anand. If you can just have a look and answer that for him. Can cookies poses harm to the end user given by the fact that they collect or store data whatever? हाँ, उसके लिए मैंने बताया ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। कहाँ बनाई गई? अगर बेसिक जाए तो यूरोपियन एक वो है ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई, जिसने बताया कि अगर कोई ऐसी कुकीज़ हैं जो प्राइवेसी के साथ खेल रही हैं, प्राइवेसी के साथ तुम्हारा एक्शन ले रही है, तो उसके लिए तुम्हें यूज़र से पूछना पड़ेगा। और अगर तुम्हें कुकीज़ देखनी है तो तुम्हारे, अगर तुम क्रोम यूज़ कर रहे हो, मैं अगर वापस स्क्रीन शेयर करूं अपनी, तो अगर तुम क्रोम की सेटिंग्स में जाओ, ठीक है, यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, नहीं यहाँ नहीं, मेरी स्लाइड वापस दिखाई दे रही होगी तुमको। अगर मैं यहाँ सेटिंग्स में जाऊँ, मैं गया सेटिंग्स में, तो इधर एक है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। देखो प्राइवेसी में डाला है कुकीज़ को, क्योंकि दैट डज द वर्क दैट इज डन बाय द कुकीज़। तो यहाँ कुकीज़ एंड साइट डाटा में जाओगे तो यहाँ देखो पहले से ही सेट कर रखा है। अगर ऐसा हुआ कि तुमने एक्सेप्ट कर ली कुकीज़ और तुम्हें पता ही नहीं कि कौन सी कुकीज़, तो यहाँ पे तुम अपनी सेटिंग्स में जाकर कर सकते हो कि मैंने कर रखा है अलाउ ऑल कुकीज़, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं कर रखा। साइट्स कैन यूज कुकीज़ टू इम्प्रूव योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल ये साइट कैन यूज योर ब्राउजिंग एक्टिविटी, ये सेशन कुकीज़ हो गई। यहाँ पे मैं थर्ड का पार्टी कुकीज़ ब्लॉक कर सकता हूँ कि अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं अमेजोन पे कर रहा हूँ तो फेसबुक भी मेरी कुकीज़ को एक्सेस कर ले, यहाँ पे मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो इसके लिए पूरा एक सेट ऑफ रूल्स है कि तुम्हें पहले पूछना पड़ेगा, तुम बिना यूज़र से पूछे तुम कुकीज़ नहीं डाल सकते अगर वो प्राइवेसी के बेसिस पे वर्क कर रही हैं। तो सो दैट डिफाइंस योर क्वेश्चन। I hope Sumit, you were satisfied with the answer. हाँ, हम इनकॉग्निटो मोड भी यूज़ करते हैं। अगर तुम्हें नहीं जाना तुम्हें सेटिंग्स में, तुम्हें सारी कुकीज़ तुम्हें डिसेबल करनी है तो इनकॉग्निटो यूज़ तुम कर सकते हो। ओके, तो किसी और को कोई डाउट हो, अगर किसी तरह का कोई सजेशन, सो यू कैन जस्ट टर्न ऑन योर माइक या फिर चैट बॉक्स में यू कैन जस्ट ड्रॉप इन। Anyone? Anyone who has any sorts of suggestion or any doubts? Okay, Sumit, take your time. No worries. You can just process the session and let us know about your doubts. Yeah, hi everyone. This is Sumit from CIT Bangalore. One second. Yeah, sorry. Actually, I joined this session pretty late, but given by the content and pace with which the speaker was delivering, it was very good. Compared to our session that we had yesterday, it was really good. So I applaud your DSC lead and Prakhar, both of you. Great session. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Okay, it's not sir again. आद्या थोड़ा डाउट क्लियर कर दो इसका. Okay, so Prakhar, like Sumit belongs to CIT Bangalore. He's from the DSC community only. So you can just refer him as Sumit. That works well. Okay. Okay, I apologize. Thank you, Sumit. Sumit. Pardon. Okay. So thank you, Sumit, for your acknowledgement. Anyone else who has any suggestions, or like we can just wrap up for the day? या फिर किसी को कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, like anything, किसी भी तरह का कोई suggestion हो. This is your space, your community. Feel free. हाय गाइस, आप लोग ने पूरा वेब का वर्किंग देखा है, प्रखर ने इतने अच्छे से समझाया. सो किसी को कोई डाउट्स नहीं है पूरे वेब के वर्किंग में? लाइक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल एंड एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड. लाइक
रियली वंडरफुल, बट आई डोंट गेट इट कि किसी को कोई डाउट्स नहीं, सीरियस। अच्छा, ये जो सेशन हुआ ये शायद सीरीज में होगा ना पूरा, ये पार्ट बाय पार्ट होगा? Yes, Sumit, we'll be having another session where we'll be discussing about project development वगैरह थोड़ा बहुत इनको कल HTML CSS का basics बताएंगे and then we move on to project development. It is a series that will continue till 22nd of September. तो ये वीक में एक सेशन है या 2 सेशन है? It's like we'll be having sessions on every alternate day. ओके। Like कल हमारा पहला सेशन होगा related to project development, like HTML CSS का basics, फिर प्रोजेक्ट पे जाके सो उस हिसाब से alternate days पे जाएगा। सही है। नहीं, मुझे भी मतलब वेब डेवलपमेंट में जीरो हूँ मैं, तो सोचा मैं भी ज्वाइन करके थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ। Sure enough. I guarantee you will go back with a project in hand for sure. थैंक यू फॉर द कॉन्फिडेंस। Okay, Tarun sir was saying something, so please if you could continue. ना मैं कह नहीं रहा था, I'm just wondering कि like after the whole such a great session, no one is having a doubt except Sumit. या तो सब ज्वाइन करके भाग गए हैं, क्लास चल रही है यहाँ पे ना। So most probably यही हुआ है because registrations के time पे we got 150 registrations, but इधर पे attendance थोड़ी सी low थी। तो हाँ। कोई इशू नहीं है, अटेंडेंस 4 बच्चों की भी हो, बट द थिंग इज इट मैटर्स इज Exactly. जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, दैट कंटेंट शुड बी लाइक अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। एंड अगर कंटेंट समझ में आया तो मेरे को खुद बहुत सारे डाउट्स आए जो मैंने गूगल किए। आई एम नॉट गेटिंग कि किसी और को कोई डाउट नहीं आया। एक डाउट आया है चैट में So guys, sorry. सौरभ का। अच्छा हाँ, मैं उसी प्रखर, मैं वही को कह बता रहा था। हाँ, तो 10 कुकीज हैव हार्डवेयर इन्फो। नहीं, मेरे हिसाब से हार्डवेयर इन्फो नहीं एक्सेस कर पाता कुकीज़ एक तो जब तक ही एक्टिव होती है जब तुम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, कि अगर हार्डवेयर इन्फो वो लेगा, अगर तुमने क्रोम अपना बंद कर दिया तो उसके बाद भी हार्डवेयर इन्फो तुम्हारा ले लेगा, मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होगा। प्रखर, कैन यू रिपीट व्हाट डज एसडी नोट इन HTTPS? डिफरेंस होता है HTTP और HTTPS में। उधर हमारा HTTP में एनक्रिप्शन प्रोवाइडेड नहीं होता, और इधर HTTPS में S मतलब सिक्योर होता है, कि मतलब तुम्हारा जो डेटा है, तुम्हारी जो रिसोर्सेज है वो सिक्योर हैं, किसी हैकर वैकर के पास तुम पे वो नहीं जाएंगे। तो दैट्स सिक्योर योर resources here, that encrypts the data you send over the internet. So that defines secure in HTTPS. अच्छा, ओके, क्विक क्वेश्चन मैं ही पूछता हूँ। सो सर्वर की हम लोग ने बात करी, तो सर्वर इज द मशीन और सर्वर इज द प्रोग्राम? Sir, server is the program that works on a huge machine or huge processing capability machine. So server is the program, right? हाँ, that the program that runs on the huge processing speed computer or machine. जैसे ये बाकियों के लिए था तुम्हारे। सॉरी। अच्छा, ओके, सो और किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी भी तरह का कोई सेशन रिलेटेड डाउट या बूट कैंप? ओके, प्रखर, यू हैव अनदर क्वेश्चन, इफ यू कुड जस्ट एक्सप्लेन हिम। हाँ, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड यूज़र? हाँ, तो ना वैसे तो और भी लेयर्स होती हैं, इसमें एक नेटवर्क लेयर भी आती है और काफ़ी लेयर्स होती हैं, मगर जो 3 बेसिक लेयर्स हैं यही होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और यूज़र। तो एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाती है किससे? हमारे क्लाइंट से। तो वो लेयर होती है जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है क्लाइंट से। उस पर सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड होती है, कि मतलब जो रिक्वेस्ट ले रहा है अब वही तो चेक करेगा अपने रूल्स में से कि ये जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड है या नहीं। तो एप्लीकेशन लेयर have some protocols that accepts the request that comes from the user, ठीक है।
उसके बाद सेकंड आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा टीसीपी पे वर्क करता है, मतलब अगर देखें तो डीएनएस वर्क्स ऑन टीसीपी, राइट्स ऑन टीसीपी, टीसीपी राइट्स ऑन आईपी, कि अगर आईपी नहीं है तो टीसीपी नहीं चलेगा, टीसीपी नहीं है तो डीएनएस नहीं चलेगा। तो एप्लीकेशन लेयर्स पे पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स मतलब डिवाइड कर देता है वो रिसोर्सेज को, कि अगर इस सेट ऑफ वेबसाइट्स मतलब एच से अगर आ रहा है तो एच का रिसोर्स आ रहा है ये होगा, डाटा सेट ऑफ डाटा ये होगा, तो उधर उधर डिवाइड कर देता है। और यूज़र हमारा फिजिकली मतलब आईपी एड्रेस से हमारा डिफाइन करता है कि वहाँ पे वो आइडेंटिफाई करता है कि किसको वो रिसोर्स देना है या किसको नहीं देना, तो वही डिफाइन किया। चेक आउट ओएसआई मॉडल ऑफ नेटवर्क फॉर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेयर। हाँ, ओएसआई मॉडल हमारा पहले यूज होता था, मतलब बेसिकली वही हमारा जैसे सी से सब बना है ना, तो ओएसआई मॉडल से ही हमारी सब चीजें बनी है ये सब। एनीवन एल्स जिससे कोई डाउट हो या कोई किसी तरह का कोई सजेशन या पूरे बूट कैंप रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, डाउट हो, registration issue? Can a single client use multiple servers? Prakhar, another one. Can a single client can use multiple server? क्या मतलब अच्छा कि प्रखर, हाँ हाँ आप सर। इस क्वेश्चन को लो, उससे पहले आई वांट वैभव टू आंसर अ क्वेश्चन। वैभव, अगर आप क्लाइंट एंड सर्वर समझे हो क्लियरली, तो कैन यू टेल मी क्लाइंट होता क्या एग्जैक्टली? लाइक आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो क्लाइंट क्या है? आई थिंक यू कैन ओपन अप योर माइक एंड स्पीक। मेरी आवाज आ रही है क्या कि नहीं आ रही है? Sir, client are basically devices which we are using. और सर्वर? Or server I think, server I think are programs that servers are programs that provides us functionality. ओके, सो मैं थोड़ा सा सिंपल करता हूँ इसे आपके लिए। क्लाइंट आपने सही कहा, क्लाइंट इज अ डिवाइस विच यू आर यूजिंग। एग्जैक्टली, क्लाइंट इज द ब्राउजर विच इज यू आर यूजिंग ऑन योर डिवाइस। ओके, एंड सर्वर आप वेबसाइट्स कह सकते हो, द वेरियस वेबसाइट्स विच यू आर यूजिंग गूगल, यू आर यूजिंग एनसीईआरटी, यू आर यूजिंग AKTU। सो नाउ योर वन क्लाइंट, योर वन ब्राउजर कैन एक्सेस ऑल द डिफरेंट वेबसाइट्स ना। Yes, sir. ये ऐसा होता है कि क्रोम से केवल AKTU खुलेगा और फिर एनसीईआरटी खोलने के लिए फायरफॉक्स चाहिए। Yes. So one more. सर जैसे भी सर ने कहा कि सर्वर्स आर सॉफ्टवेयर्स, सो सर बट लेकिन जो हमने सर्वर रूम्स की फोटोज देखी हैं गूगल पर, एप्पल, फेसबुक, गूगल के, तो वो हार्डवेयर में नहीं आएगा? नाइस क्वेश्चन प्रखर, यू वांट टू टेक ऑन दैट? हाँ, ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो हमारे जैसे डेस्कटॉप या लैपटॉप होते हैं उसकी तरह नहीं होते। जो तुम फोटो में देखते हो ना, वही पूरा सुपर कंप्यूटर होता है, उनका वो सीपीयू होता है। तो सीपीयू के अंदर मतलब अगर मैं अच्छी तरह डिफाइन करूँ कोई एग्जांपल लेके, तो तुम्हारा मतलब एग्जांपल छोड़ो, चलो मतलब जैसे तुम फोटो में देखते हो ना, ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं सर्वर के, जैसे मैंने अपनी पीपीटी में दिखाया था, सर्वर का एक डायग्राम बना हुआ था, 3 ब्लॉक्स बने हुए थे। तो वो उसका हार्डवेयर है, वो उसका सीपीयू है, उस बड़े से सुपर कंप्यूटर का, जो सब इतना सारा लगा होता है ना, तो उसमें वो सब डिफाइंड होते हैं, वो सब प्रोग्राम डिफाइंड होते हैं उस हार्डवेयर के अंदर, ताकि ये सब रिक्वेस्ट को वो एक्सेस कर पाए। मतलब वो डेटाबेस भी वहीं डिफाइन कर देते हैं कि ये इतना सारा, अगर तुमने देखा हो काफ़ी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे डेटाबेस स्टोर होता है, तो वो भी हार्डवेयर के अंदर प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो उस डेटाबेस को स्टोर करेंगे, हमारे रिसोर्सेज को स्टोर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, मैं एक लेमेंस एग्जांपल दूं, ट्राई करूं एक्सप्लेन करने का। हाँ दो। चलो मिस्टर वैभव, आप गए रेस्टोरेंट में खाना खाने, ठीक है। मल्टीपल जो भी वेटर से घूम रहे हैं, तुमने एक को बुलाया, तुमने बोला भाई ये सामान लेके आओ, मुझे ये खाना है। तुमने वो रिक्वेस्ट किया, तुम्हारा सर्वर है उस टाइम पर, तुम उसके क्लाइंट हो। वो गया तुम्हारा रिक्वेस्ट लेके, तुम्हें सर्व किया, उसने अपना रिक्वेस्ट, तुम्हारा रिक्वेस्ट फुलफिल किया। अब तुम सोचोगे मैं किसी और से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक और वेटर तुम्हारे साइड में खड़ा है, तुम उससे बोलोगे भाई अब मेरा ये रिक्वेस्ट है, तुम इसे फुलफिल करो। तो वो जो सर्वर उस टाइम पे है, या जो जो वेटर है, वो तुम्हें बोलेगा कि नहीं, आपको वो सर्व कर रहा है, आप उससे बोलो। तब तुम जाके डायरेक्टली उससे बोलोगे, जो तुम्हारा फर्स्ट सर्वर था, कि भाई ये मेरी रिक्वेस्ट दोबारा
तुम इसे फुलफिल करो। इसमें यही कंक्लूजन निकलता है कि तुम एक बार में एक सर्वर को तुम अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारा जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, लेकिन एक सर्वर एक बार में मल्टीपल लोगों को हैंडल कर सकता है। जैसे तुम्हारे टेबल पे तुमने उसे ऑर्डर दिया, तो तुम्हें फुलफिल कर रहे हो, तुम्हारे पीछे या साइड में कोई टेबल होगा जिसे वो फुलफिल भी कर रहा होगा। तो तुम्हारा और सर्वर का 1 to 1 है, और सर्वर का लोगों से 1 to N है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है। और किसी को कोई डाउट, कोई या सजेशन? किसी और की कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी हो क्लाइंट सर्वर एंड के। या एग्जैक्टली। Anyone Sir, can? every server has a limit, I guess, for handling a number of requests. Okay, so where and how are these limits defined? During its construction, during its modification, where? Because server is also a program which is installed on supercomputers, you said that. राइट। So how are we going to handle it manually? तो बेसिकली थोड़ा सा आप एडवांस स्टफ की तरफ जा रहे हो, आर गोइंग टुवर्ड्स लोड बैलेंसिंग एंड दोस थिंग्स। बट बहुत बेसिक से मैं बताता हूँ इस बारे में। सो सर्वर का हम लिमिट डिफाइन नहीं करते, वी आर नॉट डिफाइनिंग कि देखो भाई ऐसा है कि तुम 1000 रिक्वेस्ट लोगे उसके ऊपर तुम मत लेना, ऐसा नहीं होता। बेसिकली हर एक हार्डवेयर का अपना लिमिट होता है, राइट। अब जैसा तुम फोन पे पबजी खेलते हो, राइट, सो तुम 2 GB वाले पबजी खेलोगे, उसका अपना लिमिट है, उसको तुम आई थिंक 15 मिनट्स या आधा घंटा खेल पाओगे, वो हीट अप हो जाएगा बुरी तरह। वहीं अगर तुम्हारा 6 GB रैम का फ़ोन है तो तुम उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खेल पाओगे, आई थिंक 1-1.5 घंटा, वो हीटअप नहीं होगा। सो हर एक डिवाइस की जो हार्डवेयर तुम यूज़ करते हो, ज़रूरी नहीं वो सुपर कंप्यूटर हो। तुम अपने लोकल सिस्टम को, अगर तुम्हारा i9 का सिस्टम है विद आई थिंक 32 GB ऑफ रैम एंड 512 GB ऑफ SSD, तो तुम उसको भी सर्वर बना सकते हो फॉर सम स्मॉल स्टार्टअप। वो भी परफेक्टली फाइन काम करेगा, क्योंकि व्हाट यू जस्ट नीड इज अ सिस्टम जिसमें एक प्रोसेसर हो, जिसमें डेटा हो, वो मेमोरी हो, और जिसमें तुम्हारा प्रोग्राम रन कर सके। नाउ लिमिट होती है ऑब्वियसली हार्डवेयर की साइड से, तो उस पर हम क्या करते हैं, मल्टीपल CPUs रखते हैं उसमें, और उसमें हम ऐसा ऊपर लॉजिक लगाते हैं कि जो रिक्वेस्ट आएगी वो इक्वली सबको डिवाइड होगा। जैसा सुमित ने अभी रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया, तो उसमें ऐसा नहीं ना होता है कि एक ही जो वेटर होता है वो सबको सर्व करता है, वहाँ मल्टीपल वेटर्स होते हैं। आपका पर्पस अल्टीमेटली खाना ही है, वो किचन से ही आएगा, वो आपका प्रोग्राम वही है, बट उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपने मल्टीपल वेटर्स रखे हुए हैं, एंड वो आपकी रिक्वेस्ट सर्व कर। तो जैसे टेबल नंबर 1 पे कोई आया उसको कोई और सर्व करेगा, टेबल नंबर 2 पे कोई आया उसको कोई और सर्व करेगा। ऐसा ऐसा लिमिट को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल वेटर्स क्या है, पोर्ट्स हैं या क्या नहीं चीज है? नहीं, यहाँ पे मल्टीपल वेटर्स वो मशीन्स हैं जिसपे वो सर्वर प्रोग्राम रन कर रहे हैं। और सर्वर को रन करने के लिए कंप्यूटर चाहिए ना, तो आप एक कंप्यूटर की जगह आप 6 कंप्यूटर रखते हो विद रनिंग सेम प्रोग्राम, और उसके ऊपर एक ऐसा लॉजिक लगाते हो जो रिक्वेस्ट को डिवाइड करता है बिटवीन दो 6 कंप्यूटर्स। ऐसा होता और अगर फिर भी क्या कहते हैं 6 कंप्यूटर से ज्यादा आपका क्रॉस लिमिट, अगर आपका क्रॉस हो जाता है रिक्वेस्ट, तो वो कौन सी स्टेट में जाता है? है। तो वो फिर आपका 500 देने लगेगा, क्योंकि आपका सर्वर पे टाइम आउट आने लगेगा, आपका सॉरी, रिक्वेस्ट क्या एक्सेप्ट क्या नहीं करने होगा, लगेगा? आपका टाइम आउट आने लगेगा, टाइम आउट। कभी कभी देखा होगा ना, ये मेनली उस पे होता है, आपका NCERT या रिजल्ट जब आता है CBSE का, तो सीबीएसई कहते हैं पर ना सभी ने वेबसाइट, देखा है। हाँ, तो कहते हैं ना वेबसाइट डाउन हो गई है। तो वेबसाइट डाउन होने का मतलब ये कि उनका जितने भी सर्वर्स उन्होंने भले लगाए हुए हैं, वो जितना भी सर्व कर सकते हैं उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो उस केस में दे नीड कि वो अपने सर्वर्स को इंक्रीज करें, नंबर ऑफ मशीन्स जो यूज़ कर रहे हैं उसको इंक्रीज करेंगे, और वो वैसा नहीं करते, उसका अपना रीज़न है। तो वो होता है वहाँ पे आपको टाइम आउट आएगा, साइट कनेक्ट ही नहीं करेगा। ओके। ऑब्वियस है ना, देखो रेस्टोरेंट में बैठे हो, सारे वेटर्स बिजी हैं, तो बैठे ही रहोगे ना। तुम भले आवाज मारते रहो, भैया भैया करते रहो, फ्री नहीं है तो आएगा कहाँ से? तो तुम रिक्वेस्ट तो करते रहोगे बट रिस्पॉन्स नहीं आएगा अगर सर्वर बिजी होगा। सही बात।